हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आज सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस सेशन में जो कि बेस्ड है मार्च अप्रैल 2023 का सेशन को एंजॉय करें। सेशन शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, एग्जाम बाइट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये सेशन बैंक प्रमोशन के जितने भी एग्जाम्स होंगे या जीबीओ सीबीओ के एग्जाम्स हैं, ऑफिसर स्केल के एग्जाम्स हैं, इसके अलावा एसएससी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम रेलवे और ऑल सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ये जो सेशन है, इस सेशन का नाम हमने रखा है एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर में अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा करंट का पार्ट है, थोड़ा फाइनेंस का पार्ट है, थोड़ा आपके से बैंकिंग का पोर्शन भी इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है। यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे और हैंड टू को डिटेल डिस्कशन भी हम आपके साथ करते चलेंगे। इसके अंदर सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है सर। ये स्क्रीन पर ये रहा। At what amount as per MBTU did the Petroleum and the Natural Gas Regulatory Board introduce the implementation of a unified tariff? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने प्रति MBTU की किस राशि पर एकीकृत टैरिफ के क्रियान्वयन की शुरुआत की? यानी जो MBTU की कौन सी अमाउंट है जिस पर टैरिफ यानी टैक्स लगाने की जो क्रियान्वयन की शुरुआत की गई है सर? ऑप्शन ए 43.93 रुपीज, 63.93 रुपीज, या फिर है 73.93 रुपीज, या फिर आपका 93.93 रुपीज। 10 सेकंड समय है। जो साथी आंसर जानते हैं चैट बॉक्स में लगा सकते हैं, जिनको आंसर नहीं पता बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आपको सही आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 सेकंड समय जो कि समाप्त हुआ और अब देखते हैं सही आंसर। सही आंसर रहेगा 73.93 रुपीज। देखिए, PNGRB द रेगुलेटर्स हैज नोटिफाइड अ लेवलाइज्ड यूनिफाइड टैरिफ of 73.93 rupees per metric million British thermal units यानी MMBTU बोलते हैं, and the created 3 tariff zone for unified tariff. First zone is up to distance of the 300 kilometers from the gas sources के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री हैज एग्रीड टू जॉइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ एज ए डायलॉग पार्टनर? कौन सा देश एक संवाद भागीदार के रूप में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में शामिल होने के लिए सहमत हो गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीओ का क्वेश्चन है और एससीओ पर हम बहुत जल्द डिस्कस भी करेंगे सर आपके साथ में। तो इसका जो नया लेटेस्ट ऑप्शन है, बताइए कौन इसके साथ में शामिल होकर सहमत हो गया? क्या इंडिया है या जापान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर वो सऊदी अरेबिया? 10 सेकंड समय आज देने के लिए। रिसेंट का क्वेश्चन है सर, ज्यादा लंबा पुराना नहीं है, अप्रैल मेरे ख्याल से 2 अप्रैल का लगभग क्वेश्चन आसपास का। ये जो साथी आंसर जानते हो चैट बॉक्स में लगाएं, जो साथी आंसर नहीं जाते उनको आंसर मिल जाएगा। 10 सेकंड समय समाप्त और सही आंसर है सऊदी अरेबिया। इज राइट आंसर। सऊदी अरेबिया इज डिसीजन टू जॉइन द channel lead Shanghai Cooperation Organization in SCO as a dialogue partner on the Tuesday has been held as a significant development for the Beijing growing influence in the region sir। ठीक है, आपको चैट बॉक्स में बताना है कि सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो क्या है और सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसका नाम भी आपको बताना है। चैट बॉक्स में आप आंसर लगा सकते हैं जो साथी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द दलाई लामा recognized a Mongolian boy of what age as the reincarnations of the 10th खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे। माफ कीजिएगा थोड़ा नाम लंबा सा इनका। हाल ही में दलाई लामा ने किस उम्र के एक मंगोलियन लड़के को 10वें खलखा जेटसन थम्पा रिनपोचे के पुनर्जन्म में पहचाना है? ठीक है, तो इनको जो पहचाना गया है तो इनकी एज क्या है सर, ये पूछा गया है। तो क्या इनकी एज 3 ईयर्स है या 6 ईयर्स है या 8 ईयर्स है या फिर 5 ईयर्स है? किस ईयर्स की एज में रिसेंटली जो है इनको पहचाना? रिसेंटली द दलाई लामा रिकॉग्नाइज्ड द मंगोलियन बॉय ऑफ व्हाट एज एज ए रीइंकार्नेशंस ऑफ द 10th खलका जेटसन थम्पा रिनपोचे। तो सही आंसर देने के लिए 10 सेकंड समय मिलेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। ये भी अप्रैल मंथ का ही फाइनेंस का पोर्शन चल रहा है, करंट का पोर्शन भी है इसका, करंट का पोर्शन है और लगा इसका सही आंसर। तो 10 सेकंड समय समाप्त। तो सही आंसर देख लेते हैं, वो है सी ऑप्शन सही होगा 8 आंसर। देखिए, द दलाई लामा
recently recognized at the 8-year-old Mongol boy as boys as the recreation of the 10th Khalka Jetson Dhampa Rinpoche, one of the most important spiritual leaders in the Tibetan Buddhist sect. ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, which IIT has developed a 3-dimensional and 3D paper-based portable device that can detect adulteration in the milk within 30 seconds। किस IIT ने एक त्रिआयामी कागज पर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? आपके ऑप्शन IIT दिल्ली या IIT पटना या IIT मद्रास या फिर है IIT मुंबई। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। यदि आप हमारे इस सेशन के पीडीएफ को भी चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ आपको जो इसका पीडीएफ भी मिलता रहे, करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिलता रहे, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी आपके लिए धीरे धीरे करके पोस्ट करना शुरू कर देंगे सर। सही आंसर देख लेते हैं, IIT मद्रास इज राइट आंसर। देखिए, इन जस्ट 30 सेकेंड अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड द पोर्टेबल 3D papers based device developed by the researchers at IIT Madras can detect milk adulteration. This device is the unlike traditional laboratory based method and can be used at the home with just 1 milliliters of the liquid sample needed for the testing सर। ठीक है, 1 मिलीलीटर के मिल्क के साथ में इसकी टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा दूध के अंदर मिलावट है नहीं। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने इस सिस्टम को डेवलप किया। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं IMP लिख दे रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण वाला है सर। चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है सभी का सर। चैनल पर भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। ये आपका अपना चैनल है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, UPSC का हो, ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैंक हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट पॉकेट साइज स्वैप मशीन फॉर द एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट कॉल्ड माइक्रोपे? किस बैंक ने माइक्रोपे नामक डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च की है? आपके ऑप्शन A स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, B यूको बैंक, C HDFC बैंक और D है एक्सिस बैंक। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। जो साथी आंसर जानते हैं चैट बॉक्स में बिल्कुल लगाए आंसर सर। आपका प्रेम, आपका सहयोग से चैनल आगे ग्रो करेगा और सबसे नई वीडियोस हम इसके अंदर बनाते चले जाएंगे लगातार। ओके, 10 सेकंड समय समाप्त और सही आंसर है एक्सिस बैंक। जिन लोगों ने एक्सिस बैंक लगाया उनको बधाई, उन्होंने सही आंसर लगाया है। एक्सिस बैंक, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर lenders has launched MicroPay, the country first pocket size swap machine for the accepting digital payments। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी टैगलाइन क्या है सर। ठीक है, टैगलाइंस आपको बतानी है और साथ ही आपको बताना है कि इसके MD एंड CEO जो है उनका नाम क्या है। मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी ATM लगे हैं सर, उनमें प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक के सबसे ज्यादा ATM है। एक्सिस बैंक के सबसे ज्यादा ATM भारत में लगे इन प्राइवेट सेक्टर। देखिए, अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो स्टेट बैंक के सबसे ज्यादा ATM लगे हैं, और अगर बात करते हैं फॉरेन बैंक्स में सबसे ज्यादा ATM जो लगे हैं वो किस बैंक के लगे हैं? तो वो लगे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सर, सबसे ज्यादा ATM है सर। तो इन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एक्सिस बैंक सबसे नंबर 1 बैंक है जिसके सबसे ज्यादा ATM भारत के अंदर लगे हुए हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, POS मशीन डिस्ट्रीब्यूशन, POS POS बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं, जो स्वैप मशीन जिसे कहते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेकंड नंबर पे आता है एक्सिस बैंक जो कि 2 लाख प्लस स्वैप मशीन डिस्ट्रीब्यूशन भारत के अंदर कर चुका है। जबकि नंबर 1 पर अगर बात करें तो वह है HDFC बैंक जो कि लगभग 3.50 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है। यानी नंबर 1 बैंक जो कि पोस्ट मशीन डिस्ट्रीब्यूशन में है वह HDFC बैंक, नंबर 2 पे आता है एक्सिस बैंक, उसके बाद बाकी बैंक्स का नंबर आता है सर। ठीक है, तो आप बताएं एक्सिस बैंक की टैगलाइन और उसके MD का नाम चैट बॉक्स में। जो साथी जानते हैं बिल्कुल लगाइए आंसर, चाहे तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, गूगल भी आपको इसमें सहायता करेगा आपके हमारे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड अ सर्कुलर सजेस्टेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI चार्जेस ऑन द मर्चेंट ट्रांजैक्शन ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI?
कि संगठन ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर मर्चेंट लेन देन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुल्क का सुझाव देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। जब भी आपको ध्यान होगा, ये सर्कुलर जब जारी हुआ तो काफ़ी हड़कंप मचा था कि भाई अब हमारे 1 तारीख से पेमेंट पर जो है 1.1% का जो है शुल्क लग जाएगा। लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बाद में एनपीसीआई ने बाद में इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया शाम के समय कि ये जो पेमेंट होगा ये सिर्फ किसके लिए, मर्चेंट लेन देन पर होगा सर, आपके लिए मर्चेंट टू मर्चेंट के लिए सर, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है सर। तो सर्कुलर जारी किसने किया है? आई थिंक मैंने अपनी बातचीत में आंसर दे दिया है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। जो साथी समझ चुके आंसर चैट बॉक्स में लगाइए, देखते हैं कौन लगा सकता है। ठीक है, देखते हैं सही आंसर। तो इज एनपीसीआई, ध्यान रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इशूड a circular in the which it suggests prepaid payment instrument fee on the merchant transaction on the unified payment interface UPI सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट यानी NGMA इन दिल्ली, ये दिल्ली में है सर, इंडिया इज द सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी विथ इट्स फर्स्ट एवर स्प्रिंग फिएस्टा इवेंट इन द 2023। नई दिल्ली भारत में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 2023 में अपनी पहले स्प्रिंग फिएस्टा घटना के साथ कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? आपके ऑप्शन ए 43rd वर्षगांठ है सर ये, या 54th, या फिर 69th, या फिर आपका 72। 10 सेकंड समय देते हैं आंसर के लिए, और ये बता दें ये रिसेंट का क्वेश्चन है बिल्कुल। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 सेकंड समय, और सभी साथी तैयार, देखते हैं सही आंसर। सही आंसर का समय आ गया है, ये रहा 69th, एकदम सही आंसर। जिन लोगों ने सही आंसर लगाया बिल्कुल सही। द नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट NGMA इन न्यू दिल्ली, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 69th एनिवर्सरी विद इट्स फर्स्ट एवर स्प्रिंग फिएस्टा इवेंट इन द 2023 सर। तो सही आंसर यहाँ पर बिल्कुल ये सर। बताइए जल्दी से, दिल्ली के जो इस समय LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है सर। देखते हैं कौन जल्दी से चैट बॉक्स में बताता है। दिल्ली गवर्नर अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, लेकिन दिल्ली के प्रेसिडेंट LG कौन है, उनका नाम आपको बताना है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वेयर डिड द फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग टेक प्लेस? G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई है? गांधीनगर में हुई है, जयपुर में हुई है, पटना में हुई है सर, या भोपाल में? 10 सेकंड का समय देता हूँ, आंसर की लगाएं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। देखते हैं इसके सही आंसर को सबसे पहले कौन लगाता है। चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा सर, मैंने आंसर सबसे पहले लगाया, और इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है गांधीनगर गुजरात सर, बिल्कुल सही कहा। चैनल पर से भी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। द फर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 India's G20 presidency concluded today at the Gandhinagar in the Gujarat. Around 100 delegates from the G20 nation, invitee country and the international organization. बिल्कुल यहाँ पर सही है। जल्दी से बताइए, गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात के प्रेसिडेंट में चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है, और आपको गवर्नर साहब का नाम भी यहाँ पर हमें बताना है सर, ठीक है। 2 क्वेश्चन, बहुत भारी चीज नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन के लिए गूगल करिए, मुझे बताइए आंसर, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि साहब गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर साहब ये है और गवर्नर ये है, ठीक है। ये आपकी स्टडी का ही एक पार्ट है सर, बिल्कुल लगाइए। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, आपको खुद सर्च करके ये बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है सर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ व्हीट दैट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू procure during the रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24? रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान सरकार को कितने गेहूं की खरीद की उम्मीद है सर? आपके ऑप्शन 941 लाख मीट्रिक टन, या फिर 141, या फिर 341, या फिर 741 लाख मीट्रिक टन। ABCD 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन। 10 के समय लगा इसका सही आंसर। सभी चीते मेरे तैयार आंसर लगाने के लिए। चैनल पर आए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। और देखिए 10 के समय समाप्त हुआ, सही आंसर है ऑप्शन सी 341 लाख मीट्रिक टन। गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट ओवर 341 लाख मीट्रिक टन व्हीट विल बी प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग रबी मार्केटिंग सीजन 2023 के लिए सर, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर करते हैं। क्वेश्चन कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द सीजन
फॉर दिस सीजन, यानी इस सीजन में जो टाटा आईपीएल हो रहे हैं उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान अपॉइंट किए गए नए सीजन के लिए वो कौन है? इस सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान में नियुक्त किया गया है किसे सर? तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन है 10 सेकंड में, लगा इसका आंसर। क्या नीतीश राणा है, विराट कोहली है, सरबजीत सिंह जी है या सुरेश रैना जी है? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, लगा इसका सही आंसर और 10 सेकंड समय समाप्त। सही आंसर है नीतीश राणा, एकदम सही। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR हैव अपॉइंटेड नीतीश राणा as their new captain for this season in the absence of the regular skipper श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर जी जो है इस समय एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस में नीतीश राणा जी को अपॉइंट किया गया है सर, बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 कहता है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ABHICL टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया? किस बैंक ने पूरे भारत में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? आपको ऑप्शन है SBI के साथ, HDFC बैंक के साथ या इंडसइंड बैंक के साथ या फिर यूको बैंक के साथ। 10 सेकंड समय देते हैं आंसर के, लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, जो साथी आंसर जानते हैं वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं और 10 सेकंड समय समाप्त होता हुआ और उसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यूको बैंक से, ध्यान रखिएगा यूको बैंक इज राइट आंसर। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ABHICL हैज अनाउंस्ड इट्स बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या चीज होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। पार्टनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर लीडर यूको बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हल्का सा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। देखिए इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये आपको चैट बॉक्स जरूर बताना है इसकी टैगलाइन क्या है सर, और इसके MD एंड CEO का नाम क्या है ये भी आपको चैट बॉक्स में खुद बताना है। यूको बैंक के MD एंड CEO कौन है और टैगलाइन क्या है यूको बैंक की, ये आपको बताना है। उससे समझिए पहले बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस मतलब होता है बैंक प्लस इंश्योरेंस, यानी जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन बैंक और इंश्योरेंस। सन 2000 में एक कमेटी आती है भारत में जिसका नाम था मल्होत्रा कमेटी। क्या नाम था? मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी फॉर बैंक इंश्योरेंस, यानी बैंक इंश्योरेंस की रिकमेंडेशन सन 2000 में मल्होत्रा कमेटी ने की थी। इन्होंने कहा था कि बैंक अपनी इनकम को इंप्रूव करने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं तो अपनी इनकम में काफी इजाफा कर सकते हैं। बैंक के पास हजारों लाखों कस्टमर्स आते हैं, यदि इन कस्टमर्स को छोटी छोटी पॉलिसीज भी अगर बेची जाती है तो उससे काफी अच्छा कमीशन बैंक को प्राप्त होगा। तो बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस, यानी बैंक द्वारा बैंक प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंक के द्वारा जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो इसे बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है, ताकि बैंक, और ये ऐसा क्यों करता है बैंक? ताकि अपनी इनकम इंप्रूव कर सके। याद रखिएगा, जब बैंक बैंकिंग के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे उसकी इनकम इंप्रूव, जैसे इंश्योरेंस बेचना, जैसे SIP बेचना, जैसे म्यूचुअल फंड सेल करना, ये जब एक्टिविटीज स्टेप की करता है तो इस पार्ट को बोलते हैं इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। ये यूनिवर्सल बैंकिंग का पार्ट है सर, ठीक है। अभी हम बैंकिंग का सेशन लाने वाले हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सब टॉपिक के ऊपर। अभी बीच में जो टॉपिक आ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा कवर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा बैंक इंश्योरेंस क्या होता है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी का जो लाइसेंस है, अगर आपसे पूछे एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए जो लाइसेंस फी है, लाइसेंस फी जो है वो कितनी है सर? वो है 100 करोड़ रुपीज, यानी 100 करोड़ रुपीज में आपको लाइसेंस मिल जाएगा एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने का। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप री इंश्योरेंस कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए लाइसेंस फी डबल हो जाती है, ये होती है 200 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे LIC, अगर मैं अपनी पॉलिसी LIC में कराता हूं तो ये मैं हूं, मान लीजिए ये मैं हूं और मैंने अपनी प्रीमियम LIC को पे करी तो LIC ने उसके बदले मेरी पॉलिसी को इंश्योर कर, यानी मुझे इंश्योर कर दिया। अब LIC उससे किसी दूसरी कंपनी होती है जिसे री इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, वहां पर पॉलिसी करा देती मेरी, ठीक है। और अगर कल को यहाँ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में ये क्लेम LIC क्लेम करेगी, इससे तो क्लेम इसको मिलेगा और ये क्लेम देगी किसको? मेरे नॉमिनी को देगी सर,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी जो इंश्योरेंस करे उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपए, री इंश्योरेंस के लिए कितना चाहिए हमें, 200 करोड़ रुपए। ये पॉइंट भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। इंश्योरेंस की क्लासेस जब लेंगे, जब इंश्योरेंस की क्लासेस की आप डिमांड करेंगे तो इंश्योरेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीटली डिटेल टॉपिक आपके लिए बना दिया जाएगा सर, ठीक है। स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे। चैनल पर साथियों को स्वागत, प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years एंड अबव टू बी कवर्ड बाय द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में शुरू किए गए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम द्वारा कवर किए जाने वाले 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों की लक्षित संख्या क्या है। लक्षित मतलब पूछा गया है, लक्ष्य क्या रखा गया। ऑप्शन ए क्या 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 1 करोड़। 10 सेकंड समय देंगे आंसर के लिए। यह भी रिसेंट का क्वेश्चन ध्यान, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो हाल ही में लॉन्च हुआ है उसमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले गैर साक्षरों की संख्या पूछी गई, लक्ष्य संख्या के उनको साक्षर करना है। संख्या कितनी है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 5 करोड़। देखिएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च टू कवर टारगेट ऑफ 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स in the age group of 15 years and the above. The government has introduced a new program called the New India Literacy Program. The objective of the program is to provide literacy to 5 crore individuals in the age group of 15 years and above. ठीक है, सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे, हाउ मेनी स्कूल अक्रॉस द कंट्री हैव बीन shortlisted by the Ministry of Education for its flagship प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, से शॉर्ट में पीएम श्री योजना कहते हैं। देखिए 2022 में पीएम श्री योजना को लॉन्च किया था गुजरात से, जिसमें स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर काफी फोकस किया। इसके लिए स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और सरकार उसके लिए क्या करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी सर। शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर में कितने स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया रिसेंट में, तो ऑप्शन ए 9,000, 5,000, 3,000 या फिर 2,500 स्कूलों को। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय। सभी लोग तैयार, और देखते हैं इसका सही आंसर सबसे तेज सबसे जल्दी कौन दे पाता है। समय समाप्त। सही आंसर है ए 9,000। एजुकेशन मिनिस्ट्री सिलेक्टेड 9,000 school for the flagship Pradhan Mantri School for Rising India scheme. The Education Ministry has shortlisted around 9,000 schools across the country for its flagship Pradhan Mantri School for Rising India scheme के तहत से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the acquisition of 11th generation offshore patrol vessels and the 6th generation missile vessels for the Indian Navy, what amount of the contract did the Ministry of Defence sign? भारतीय नौसेना के लिए 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितनी राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। जो एग्रीमेंट किया वो कितने अमाउंट का है। ऑप्शन ए 19,600 करोड़ रुपए का, या 16,600 करोड़ रुपए, या 14,600 करोड़, या 10,600 करोड़ रुपए। 10 का समय देंगे आंसर के लिए। एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन और 10 का समय लगा इसका सही आंसर। जो साथी आंसर जानते हैं बिल्कुल चैट बॉक्स में लगाएं और इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 19,600 करोड़। द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹90,600 करोड़ फॉर द नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ द 11th नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड द 6th नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल फॉर द इंडियन नेवी। सर एकदम सही आंसर यहाँ पर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट दिस ईयर एज स्टेटेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन मार्च 28। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 28 मार्च को कहा कि इस वर्ष भारत के निर्यात की कुल राशि कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या 550 बिलियन $, या 650 बिलियन $, या है 750 बिलियन $, या फिर 850 बिलियन $। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 के समय लगा इसका सही आंसर। 28 मार्च के दिन इसकी जानकारी दी गई है कि टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है कितनी राशि का हुआ है। तो देख लेते हैं सही आंसर, तो वही रहा 750। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये अलग अलग स्टेज में कितना रहा है इन 2021-22। द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट टच एन ऑल टाइम हाई is $422 billion and $254 billion respectively.
taking the total shipment of 676 billion US dollar, India's overall export have crossed an all-time high of the 750 billion US dollar. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल सेड ऑन द ट्यूसडे। ठीक है, स्लाइड चेंज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। चैनल पर उससे पहले चैनल पाए सभी साथियों का स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा ताकि आने वाले जितनी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि बहुत जल्द काफ़ी सारे हम जो सेशन से लाने जा रहे हैं, बहुत जल्द इसके अंदर सेशन आएंगे। सेशन की काफ़ी सारे इसके अंदर स्टार्ट किए जाएंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और बैंकिंग का पूरा पोर्शन लाएंगे और जल्दी इसमें इंग्लिश का सेशन भी हम इसके अंदर स्टार्ट जरूर करेंगे सर। How many railway stations have been identified by the government under the Amrit Bharat Station scheme for the development of the railway station? रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? ऑप्शन ए 1275 या 1300 या 1100 या है 2300। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर। How many railway stations have been identified by the government under the Amrit Bharat Station scheme for the development of the railway station? 10 के समय समाप्त। सही आंसर देख लेते हैं। ए आंसर सही होगा 1275। The government has the identified 1275 railway station under the Amrit Bharat Station scheme for the development of the railway station। आपको बताना है कि भारत में रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट में चेयरमैन है, उनका नाम चैट बॉक्स में बताना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच कंपनी हैज पार्टनर विद नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन WEP टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया? भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP के साथ भागीदारी की है? किसने करी है? ऑप्शन ए पेटीएम ने, गूगल पे ने, भारत पे ने या फोन पे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको से लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 के समय लगा इसका सही आंसर। समय समाप्त। सही आंसर देते हैं भारत पे सर। देखिए, द इनिशिएटिव इज अंडर द भारत पे कंपनी पे बैक्स CSR प्रोग्राम Ease of doing business for the MSME micro small and medium enterprises fintech company भारत पे under its corporate social responsibility। इस corporate social responsibility क्या होती है ये भी आपको जानना जरूर चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। corporate social responsibility initiative भारत पे कैरिज has partnered with the नीति आयोग women's entrepreneurship platform to support women entrepreneurship in the country सर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पहले जान लीजिए कि जो CSR है इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर। ठीक है, वे पेबैक CSR प्रोग्राम जो है इनका उसके तहत खर्च किया गया। CSR की बात करते हैं तो ये होता क्या? देखिए, जब भारत में कंपनी एक्ट 1956 है, अगर हम बात करें इस एक्ट में जिस कंपनी का नाम आता है वो कंपनी अपने आगे वर्ड लगाती है लिमिटेड। दूसरी बात, कंपनी एक्ट में आने वाली हर कंपनी को ये तय करना होता है कि उसके अगर प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए या उससे ऊपर निकलता है तो उस केस में उसे अपने टोटल प्रॉफिट का 2% पार्ट CSR में खर्च करना होगा। अभी CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक दायित्व है कॉर्पोरेट हाउस का कि वो अपनी इनकम का 2% पार्ट सामाजिक कार्यों में भी खर्च करे। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यों में खर्च करने वाला अमाउंट है जिसे बोलते हैं CSR। ठीक है, तो खर्च किया जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट में आने वाली हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो उसमें मिनिमम एक फीमेल मेंबर का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी एक्ट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो प्रमोशन एग्जाम्स के अंदर हम काफी सारे डिस्कस करेंगे। बेसिक पे डिस्कस किया हमने, विद सेक्शन डिस्कस करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इस क्वेश्चन में यही छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to visit as a guest at the annual Bastille Day Parade in July? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है सर? ऑप्शन ए चाइना ने किया है, जापान ने किया है, कजाकिस्तान ने किया है या फ्रांस ने किया है। 10 समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय देखते हैं इसका सही आंसर कौन लगाता है। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा आपको। बाकी जो आंसर जानते हो चैट बॉक्स में लगाएं। समय समाप्त। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है।
Indian Prime Minister Narendra Modi has been invited to France for the Bastille Day Parade, which is scheduled for the July 14. ये भी याद रखिएगा 14 जुलाई को होने जा रही है सर ये. The invitation was extended by the French President Emmanuel Macron. देखिए प्रेसिडेंट है यहाँ के, ये भी ध्यान रखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट को Emmanuel Macron, who expressed his desire to strengthen the bilateral ties between the two countries. सर तो कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको जरूर आगे तक सपोर्ट करेगा सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई. विच कंट्री posted the highest ever annual inflation at a record 35.37% in March from a year earlier. किस देश ने एक साल पहले मार्च में रिकॉर्ड 35.37% की उच्चतम वार्षिक मुद्रास्फीति दर को दर्ज किया है सर. तो काफी खतरनाक स्टेज पर है. ऑप्शन है क्या ये देश फ्रांस है या इंडिया है या जर्मनी है या पाकिस्तान है. एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 समय. जो साथी इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं वो चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं. 10 सेकंड समय समाप्त और देखते हैं सही आंसर. आंसर है पाकिस्तान. ठीक है. पाकिस्तान पोस्टेड हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन इन द मार्च सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइज टू अ रिकॉर्ड 35.37%. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एक्सेलरेटेड टू अ रिकॉर्ड 35.37% इन द मार्च फ्रॉम अ ईयर अर्लियर eclipsing February 31.5% द स्टैटिक ब्यूरो एंड सेट ऑन द सैटरडे. तो ये पाकिस्तान की जो स्थिति दैनिक स्थिति होती हुई थोड़ा सा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है ठीक है आपको उनका नाम बताना है और यहाँ के जो पीएम है मेरे ख्याल से वो तो आप जानते ही हैं चर्चाओं में रहते हैं. ठीक है तो उनका नाम भी आपको बताना है सर. ठीक है. स्लाइड चेंज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे राइट स्क्रीन पर. व्हाट इज द अमाउंट टू विच इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई. भारत रक्षा निर्यात अब तक के इस उच्चतम स्तर पर कितनी मात्रा में पहुंचा है. ऑप्शन ए कहता है 76,000 करोड़ रुपीज या फिर है 16,000 करोड़ रुपीज या है 20,000 करोड़ रुपीज या फिर है 26,000 करोड़ रुपीज. 10 के समय लगा इसका सही आंसर. ये राउंड फिगर वैल्यू है. एग्जैक्ट वैल्यू इससे थोड़ी सी कम है. जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन ये राउंड फिगर वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में ली गई है. सही आंसर है ऑप्शन बी. डिफेंस एक्सपोर्ट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ द 15,918 करोड़ यानी कि लगभग 16,000 करोड़ पे इन द फिस्कल ईयर 2022-23 24% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एक्सपोर्ट ऑफ द 12,850. तो पिछले साल का टोटल जो एक्सपोर्ट था हमारा 12,815 करोड़ का था और इस बार कितना हो गया 15,918 करोड़ जो कि पिछले से 24% ज्यादा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अवेयरनेस में. जो साथी जीबीओ की तैयारी कर रहे हैं सीबीओ की तैयारी कर रहे हैं या बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं सर उनके लिए तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है ही. और जो बैंक प्रमोशन के साथ एलआईसी की तैयारी करने वाले हमारे साथी है वो भी इस बात को जान के फाइनेंस में यानी करंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का. What is the interest rate fixed by the Employee Provident Fund Organization EPFO and Employee Provident Fund यानी EPF डिपॉजिट फॉर 2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित ब्याज दर क्या है. आपके ऑप्शन ए 8.40% या 8.30% या 8.20% या फिर 8.15%. 10 का समय लगाएं इसका सही आंसर. एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय. और मेरे ख्याल से जिन साथियों ने अभी न्यूज वगैरह में देखा होगा तो उनको आंसर लग गया होगा. जो साथी जानते हैं आंसर लगाइए. सही आंसर है डी इज द राइट आंसर. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ फिक्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 8.15% फॉर द ईपीएफओ फॉर द 2022. The highest interest rate of 8.15% safeguard the surplus and the guarantee income of the PF members. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी 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 अच्छा ध्यान रखिए. एग्जाम बोर्ड में से आपसे ये क्वेश्चन फाइनेंस में या किसी प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछते हैं जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा सर ध्यान रखना. इसके अलावा जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि नंबर्स की पुल लेता जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछता IFSC कोड में डिजिट कितने होंगे, आधार में डिजिट कितने होंगे, है ना. इस प्रकार के जो डिजिट होते हैं टिन नंबर में GST नंबर डिजिट कितने होते हैं, पैन नंबर में डिजिट कितने होते हैं ना. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी अच्छे पूछे जाते हैं सर.
ठीक है, तो इनको बिल्कुल तैयार रखिएगा। आज के सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन उससे बढ़ने से पहले चल पाए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्यार हमें जो है लगातार मिल रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए लिंक के लिए सर, ताकि सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंटिफिक डेटा, व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग अमंग द टॉप 10 कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन ए 5th है, 4th है, 3rd है या 2nd। 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत की रैंकिंग क्या है। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 5th, ऑप्शन ए राइट आंसर। द रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंटिफिक डेटा रैंक इंडिया 5th अमंग द टॉप 10 कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। सर तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? टॉप 10 में 5वें नंबर पर भारत की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। आज की हमने कुछ महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन डिस्कस किए। बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया हल्का सा, और अगले जो सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हम बैंकिंग के सेशन को भी धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, ताकि साथ साथ हमारे कुछ बैंकिंग टॉपिक पर भी डिस्कशन होता रहे। हालांकि बैंकिंग के प्रॉपर टॉपिक भी हम प्रॉपर वे में अलग से ही लेकर आएंगे, जैसे कि हम पहले लेकर आ रहे थे आपके लिए। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड गुड नाइट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।